इस वीडियो में हम एनएएस की तैयारी करेंगे जिसमें प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर प्रश्न क्रमांक 40 के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये संख्या पद्धति से प्रश्न आया हुआ है, तो संख्या पद्धति से ये प्रश्न आया हुआ है तो हम थोड़ा सा संख्या पद्धति के अंदर जाएंगे और संख्या पद्धति में देखेंगे किस तरह के प्रश्न और बन सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होते हैं। थोड़ा सा हम एक क्रम याद रखेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्या के बाद आती हैं आपके पूर्णांक और पूर्णांक के बाद आते हैं आपकी परिमेय संख्याएं। तो थोड़ा सा हम याद रखेंगे, ये क्रम से क्वेश्चन पहले भी बना है और अभी भी बन सकता है। तो प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक और फिर आती हैं परिमेय संख्याएं। इसमें देखें तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 और शामिल है, बाकी की सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। और पूर्णांक में ये ऋण के 1 से लेकर अनंत तक जाते हैं, 0 भी शामिल है और इसमें धनात्मक संख्याएं भी शामिल हैं। तो धन 1 धन 2 इस तरीके से आपके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और परिमेय संख्याएं जैसे p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं, तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ये पहले भी प्रश्न आया है तो ये फिर से याद रखेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्णांक आपके ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और 0 ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ तो उतर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय हो सकती हैं। लेकिन हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। जैसे कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये असत्य कथन हो जाएंगे सारे के सारे और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके सत्य कथन हो जाएंगे। तो इसमें देखें ऑप्शन नंबर पहला, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की बात कर रहा है तो सभी तो नहीं होते, कुछ होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका असत्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, मतलब पूर्ण संख्याएं की बोल रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। बिल्कुल ही कथन सत्य है। और नीचे के ऑप्शन देखें, पूर्णांकों में सिर्फ धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, तो ये असत्य है क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं। और पूर्णांकों में सिर्फ ऋणात्मक संख्याएं शामिल हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। प्रश्न क्रमांक 22 देखेंगे, व्यंजक x माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड प्लस जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो यहाँ पे हम एक सर्व समीका पढ़ेंगे। ये सर्व समीका कहती है a प्लस बी और a माइनस बी। यदि आपकी दो संख्याएं हैं और वो दोनों की दोनों समान है, लेकिन यहाँ पे एक ऋण की है और एक धन की है, ये धन की है और ये ऋण की है, तो इसका जो सर्व समीकरण बनती है वो आता है a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए x माइनस वाई और x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो इससे क्या बनेगा, x वर्ग माइनस वाई वर्ग। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, y माइनस जेड और y प्लस जेड, तो इससे क्या बनेगा, बीच में धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा के y वर्ग माइनस जेड वर्ग। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक धन के साथ है एक ऋण के साथ है, तो यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, जेड वर्ग माइनस एस एक्स वर्ग। तो यहाँ पे देखिए ये धन के हैं और ये ऋण के हैं, ये दोनों कैंसिल आउट। ये भी धन के हैं ऋण के हैं, ये धन के अपोजिट साइन है, यहाँ पे भी अपोजिट साइन है, यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचता, तो आंसर है 0। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्रमांक 23, ए माइनस 1/a = 0, तो a प्लस 1/a की वैल्यू पूछी है। तो ये पहले भी क्वेश्चन आया है, तो इसकी हमने डायरेक्ट फार्मूला भी ड्राइव किया था किस तरीके से आता है। अगर देखिए यहाँ पे ये ऋण की वैल्यू है और ये धन में पूछ ले, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, वर्गमूल के अंदर a वर्ग प्लस माइनस 4। अब ये
माइनस का है यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे हम प्लस का वैल्यू यूज करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस की वैल्यू होती और आपसे ये देकर ये पूछता, तो अगर ऋण का है तो धन करेंगे और धन का है तो ऋण करेंगे। तो याद रखेंगे हम, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। अब ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू वह होगी जो बराबर के इधर दी होगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0। तो हम क्या करेंगे? वर्गमूल के अंदर 0 का वर्ग। अब ये माइनस की वैल्यू दी हुई है, माइनस में है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लस का। तो +4। अब जानते हैं हम 0 का वर्ग करने पे 0 ही आएगा और प्लस के 4। और ये किसके अंदर है? वर्गमूल के अंदर। वर्गमूल के अंदर है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिर्फ 4। तो 4 आएगा, तो ये आंसर आएगा प्लस माइनस के 2। तो इसमें से देखिए प्लस माइनस के 2 है क्या? नहीं है, सिर्फ 2 है, तो ये भी करेक्ट माना जाएगा। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या दिया है। एक आयताकार हॉल के फर्श का क्षेत्रफल XY वर्ग मीटर है, जिसमें Z/2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के टाइल्स लगाए जाने हैं। इन टाइल्स की संख्या कितनी होगी? तो इसमें देखिए टोटल क्षेत्रफल कितना दिया है, जो हॉल है उसका है XY वर्ग मीटर, और जो टाइल्स का क्षेत्रफल है वो कितना है? Z/2 वर्ग मीटर। तो इसमें पूछा कि कितनी टाइल्स लगनी है, तो टोटल क्षेत्रफल में जो टाइल्स का क्षेत्रफल है उसका भाग दे दीजिए। तो XY/Z/2। अब देखिए ये मेन बटे की लाइन ही है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इस Z/2 को ऊपर लेके जाएंगे, तो XY, ये भाग का चिन्ह है तो इसको मैं गुणा में कन्वर्ट करूंगा, तो नीचे की जो वैल्यू है वो पलट जाएगी, ये हो जाएगा 2/Z। अब 2 का इंटू एक्स वाई में करेंगे तो यह आ जाएगा 2XY, और नीचे क्या जाएगा आपका? Z। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 2XY/Z। प्रश्न क्रमांक 25 देखते हैं। समलम चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए समलम चतुर्भुज को देखते हैं तो इसमें एक जो युग्म होता है समांतर रेखाओं का होता है। मान लीजिए ये आपका एक समलम चतुर्भुज है, तो ए बी आपकी समांतर हो जाएगी सी डी के। और एक युग्म में इसका समांतर नहीं होता, तो इसको मैं सी से ए को मिला देता हूँ और बी को डी से मिला देता हूँ। अब यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि ए बी सी आपका एक समलम चतुर्भुज है, जो इसकी भुजाओं की लंबाई है वो 12 है, और नीचे वाली की कितनी है? 16। और इसकी ऊंचाई जो दी हुई है वो ऊंचाई कितनी दी हुई है? यहाँ पे देखिए, ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है, कितनी? आपकी 8 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो हम इस क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमें याद है क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। तो 12 + 16 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है आपकी? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 और 2 8 हो जाएगा, और एक और एक मिलके 2 हो जाएंगे, तो ये 28 आ गया। गुणा में 8 है। अब 2 से भाग देंगे तो ये यहाँ पे 4 बचेगा। अब 28 में गुणा करेंगे किसका? 4 का, तो 8 चौको 32 की, 2 हासिल आई कितनी? 3। और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो ये आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कार्य को, मतलब कार्य वही है, 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो ये वाला क्वेश्चन कार्य और वर्क से है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो पहले कितने श्रमिक हैं? 15 श्रमिक हैं। कितने समय लगा रहे हैं? 48 घंटे लगा रहे हैं। मान लीजिए एक कार्य है डब्लू। डब्लू कार्य को 15 व्यक्ति 48 घंटे में पूर्ण कर रहे हैं। फिर ये पूछा है कि 30 घंटे में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? तो 30 घंटे तो ये समय है, तो हम मजदूरों को मान लेते हैं यहाँ पे आपके x मजदूर लगेंगे। और कार्य क्या है? वही डब्लू कार्य है, उसमें देखिए लिखा हुआ है कि इसी कार्य को। तो ये डब्लू यहाँ पे है, डब्लू यहाँ पे, मतलब कार्य समान है, तो हम लिख देंगे 15 गुणा 48 बराबर होगा x गुणा 30 के।
ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन इसी मॉक पेपर में है, तो उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 से ये 30 कट जाएंगे, 15 दूनी 30, और इस 2 से ये 48 कट जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 24 बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया 24। तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्यंजक 4 2x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 11 का सरलतम रूप क्या होगा? अब यहाँ पे सरलतम रूप पूछा हुआ है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। तो 4 का गुणा अंदर करेंगे 2x माइनस 1 में, तो 4 दूनी 8, ये x आ जाएगा, ये -4 माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस के 11 हो जाएंगे। इस माइनस का मैंने अंदर इसमें भी गुणा किया और इसी माइनस का गुणा अंदर किया, तो ये माइनस माइनस गुणा की कंडीशन में क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। अब देखेंगे समान सजातीय पद कौन कौन से हैं। ये x के साथ है, ये भी x के साथ है, ये धन का है और ये ऋण का है। तो असमान चिन्ह होने पर हमेशा हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 8 में से 3 जाएंगे तो 5x बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की थी तो प्लस का आएगा, और -4, और ये है किसके? +11। यहाँ पे भी असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 11 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7। लेकिन बड़ी संख्या प्लस की थी तो किसका बचेगा? प्लस का। तो आंसर आ जाएगा 5x प्लस के 7। क्वेश्चन नंबर 28। आकृति में त्रिभुजों AOC और BOD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सर्वांग समता का चिन्ह लगा हुआ है, और सर्वांग समता की बात करते हैं तो सर्वांग समता में टोटल 5 नियम है, और 5 नियम में से एक कोई सा नियम लगता है, जैसे SSS, SAS, और यहाँ पे AAS, और एंगल साइड एंगल, और एक है RHS। टोटल कितने नियम है? टोटल है आपके 5 नियम। तो 5 नियम में से एक कोई नियम लगता है। तो 6 कुल भाग होते हैं त्रिभुज के, 3 तो भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, और उसमें से जब 3 भाग बराबर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक 3 भाग बराबर हो जाते हैं, जिसे हम CPCT कहते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा नियम लगेगा। तो इसमें 2 त्रिभुज देखेंगे। ये देखिए AOC, तो ये AOC हो गया, और BOD। BOD की बात करते हैं तो देखिए BOD है आपका B, ये O, और ये D, तो ये BOD हो गया। इसमें देखिए C का मान 70 डिग्री और D का मान भी 70 डिग्री, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखें तो AC का मान कितना है? ये 3 सेंटीमीटर। तो इधर भी देखिए 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक एंगल है दूसरे एंगल के बराबर, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई। लेकिन यहाँ पे कितना? 30 डिग्री दिया है, और दूसरे वाले त्रिभुज में हमें नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखिए 2 भुजाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो यहाँ पे जो O का मान बना, तो जो O का मान बनेगा वो भी कितना बनेगा? 30 डिग्री बन जाएगा। और जैसे ही 30 डिग्री बना, तो यहाँ पे नियम लग जाएगा कोण कोण और ये भुजा। तो ये भी कोण, ये कोण और ये भुजा, मतलब कोण कोण भुजा की बात चल रही है। तो ये कोण कोण भुजा, तो कोण कोण भुजा से ये दोनों दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब इनको कैसे लिखेंगे? तो AOC तो ऐसे ही लिख लीजिए। ओ तो AOC तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। तो त्रिभुज AOC लिख लिया। अब इस सर्वांग सम होगा किसके? अब दूसरे साइड का लिखते समय बड़ा ध्यान रखेंगे कि ये देखिए A का मान कितना है, यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन O मतलब इसका AOC का मान किसके बराबर है? BOD के। मतलब O और O तो बराबर आएंगे, तो बीच में क्या आना है? O आना है। C का मान कितना है? C का मान 70 डिग्री है, तो दूसरे त्रिभुज में देखिए D का मान 70 है, तो यहाँ पे D आ जाएगा। अब ये वाले त्रिभुज में कौन बचता है? सिर्फ B बचता है, तो BOD आ जाएगा। तो AOC सर्वांग सम होगा BOD के। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। AOC सर्वांग सम है BOD के। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक नीचे दी गए स्थितियों को व्यक्त करता है? देखिए अब स्थिति दी हुई है, संख्याएं हैं M और N के गुणनफल।
तो गुणनफल करते हैं तो m गुणा n हो गया, ये इनका गुणनफल हो गया के 3 गुने। तो इसके 3 गुने मतलब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैं बाय के 7वें भाग को जोड़ा जाए, मतलब बाय के 7वें भाग, मतलब ये बाय इसके 7वें भाग, मतलब बाय बटे 7 भाग को जोड़ दिया। तो इसमें कौन सा कंडीशन बन रही है, तो 3mn प्लस बाय अपॉन 7, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 5 सही 2/3 मीटर रस्सी है और इसका मूल्य कितना दिया है, 12 सही 3/4 रुपये मूल्य है। तो राशि की प्रति मीटर मूल्य कितना होगा, मतलब 1 मीटर की कीमत बतानी कितने रुपए होगा। तो सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न बनाएंगे। सरल भिन्न कैसे बनाते हैं, जो अंश में है उसका जो सही दिया है, पूर्ण नंबर दिया है, उसमें गुणा करेंगे और अंश में जो संख्या है उसको हम जोड़ देंगे। तो 5 तिया 15, 15 और 2 ये 17, 17/3 आ गया। ये 17/3 मीटर आपकी लंबी रस्सी है, जिसकी कीमत कितने रुपए है, 12 सही 3/4। तो 12 सही 3/4 को पहले तो आप सही भिन्न बनाएंगे, सरल भिन्न बनाएंगे। तो 12 चौको 48, 48 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 51/4। तो 51/4 रुपये मूल्य है कितने का, 17/3 मीटर लंबी रस्सी का। तो इसमें पूछ रहा है कि 1 मीटर रस्सी का मूल्य बताना है। तो यहाँ पे गुणा में 1 तो रहता ही है हर किसी संख्या के, तो यहाँ से हम 1 मीटर रस्सी का मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पे बराबर में कितना है, 51/4। ये जो गुणा की संख्या है इसमें किस में जाएगी, भाग में, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे और 17/3। अब हम जानते हैं कि जो नीचे वाले भाग में लिखा हुआ है इसको ऊपर गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो जो संख्याएं हैं वो बदल जाती हैं, ये 3/17 हो जाएगा। और 17 तिया 51 होते हैं, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। लेकिन 9/4 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, देखिए। अब ऑप्शन में नहीं है तो इसको फिर से हम मिश्रित भिन्न बनाएंगे। मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं, 9 में 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 व आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो आपका कितना आंसर आ गया, 2 आ गया, तो 2 होगा। शेषफल कितना है, 1, तो इसको ऊपर लिखेंगे, किससे भाग दे रहे थे, 4 से, तो 2 सही 1/4, ये आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 31। एक दुकानदार में 240 मीटर कपड़ा है, 15% कपड़ा बेच दिया, तो दुकान में शेष कपड़ा कितना होगा। तो देखिए ये प्रतिशत से क्वेश्चन है, टोटल जो प्रतिशत होता है वो 100% होता है। अगर हमारे पास कोई वस्तु है तो हम उसे 100% मान के चलेंगे। अगर इसमें से मैं 70% बेच दूं या फिर कुछ भी कर दूं इस 70% का, तो मेरे पास कितने प्रतिशत बचेगा, 30% बचेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये बोल रहा है कि 240 मीटर कपड़ा है, ये प्रतिशत में नहीं है। ये यहाँ पे देखेंगे, ये 240 लिखा हुआ है, 240 मीटर कपड़ा है, ये प्रतिशत में वैल्यू नहीं है। तो 240 मीटर कितने के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। मैंने 100% लिख लिया। अब इसमें से क्या बोल रहा है, 15% तो उसने बेच दिया, तो कितने प्रतिशत, कितना मीटर शेष बचा। तो प्रतिशत में तो कितना बचा होगा यहाँ पे, 85%, क्योंकि 15% तो मैंने बेच दिया। अब 15% बेच दिया तो 85% की कीमत बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे, 240 का हम कितना निकाल लेंगे, 85% निकाल लेंगे, और प्रतिशत का साइन हटता है तो बटे में 100 आती हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 का भाग देना हो तो 2 का भाग दे दो, ये 12 बचेंगे, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 5 बचेंगे। इस 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 एकम 5, ये 3 बचे 35, तो 5 7 35, तो 12 गुणा 17 निकालेंगे। तो 12 गुणा 17 करेंगे तो यहाँ पे दोनों का गुणा करने पे आएगा 204 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, संख्या लिखी हुई है 0.9876। तो 0.9876 को क्या बनाना है, पी बटे क्यू, मतलब अंश बटे हर बनाना है। तो इसके हर में कुछ नहीं होगा, तो एक तो सभी के हर में होता है।
इस दशमलव को हटाएंगे तो कितने अंक के बाद लगी हुई है, 1 2 3 4, तो नीचे कितनी जीरो हो जाएंगी, ये 4 जीरो हो जाएंगी। और ये 4 जीरो जैसे ही आएंगी तो यहाँ से दशमलव हट चुका है। अभी 4 जीरो आ चुकी हैं, दशमलव हट चुका है, तो इसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे 6 है और इसकी इकाई के स्थान पे कितना है, 0 है, तो हम 4 का भाग दे 2 का भाग दे सकते हैं। काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पे 1 बचा, 9 दूनी 18 होता है, और यहाँ पे कितना बचा, 7, तो 3 दूनी 6 होता है, तो बचा कितना, 1, तो ये 16 आ चुके हैं, तो यहाँ पे 8 दूनी 16 होते हैं। ये 2 का भाग दे दिया, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो इसका आधा बचेगा, तो आधा बचेगा तो 10 का आधा 5, और कितनी जीरो है, 3, तो ये 3 जीरो मैंने लगा दी। ऐसा ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है क्या, कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो एक बार और काट दूंगा, 2 का भाग दे दूंगा, तो ये 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो एक बचा तो ये 13 हो जाएंगे, और 6 दूनी 12 होते हैं, और एक बचा तो 9 दूनी 18, और इसका आधा करेंगे तो 50 का आधा 25, और पीछे कितनी जीरो बची, 2 जीरो, 24 2469 बटे 2500, ऐसा आंसर है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण पूछ रहा है। एक समचतुर्भुज की बात करते हैं, रोम्बस होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे चारों भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, वर्ग की होती हैं, लेकिन ये वर्ग से अलग है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं बनता, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है, तो ये 90 डिग्री का नहीं बनता। ये मान लीजिए ए बी सी, हम एक समचतुर्भुज मान लेते हैं, ए बी सी डी, और इसमें एक विकर्ण होगा तो वो ए से सी को टच करेगा, और एक विकर्ण होगा वो बी से डी को टच करेगा। तो इसमें एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है, 16, दूसरी विकर्ण की लंबाई नहीं दी, तो इसका जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये d1 d2 क्या है, ये विकर्ण पहला, ये विकर्ण दूसरा, तो 1/2, एक विकर्ण है कितना, 16, दूसरा हमसे पूछ रहा है, मतलब d2 की वैल्यू पूछ रहा है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल किसके बराबर है, 240 के। तो इसमें 2 से भाग हम किस में देंगे, 16 में, तो 8 बार चला जाएगा, और एक गुणा की चीज इधर भाग में जाएगी, तो 240 बटे 8 आ जाएगा, 8 या 24 होता है, और एक जीरो की जीरो आ जाएगी, तो D2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30, तो ये 30 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 पे, किसी बहुफलक की शीर्षों की संख्या v, फलकों की संख्या f और किनारों की संख्या e हो तो संबंधित आयलर सूत्र कौन सा होगा। देखिए आयलर सूत्र कौन सा है, जब भी हम ठोस आकृति की बात करते हैं, जैसे ठोस आकृति मान लीजिए आपका ये घन है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, कोई भी ठोस वस्तु आपकी हो सकती है। तो इसमें 3 चीजें आती हैं जब भी ठोस आकृति की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं शीर्ष, तो देखिए ये टोटल है शीर्ष, इसमें कितने हैं देखते हैं, टोटल आएंगे 8 शीर्ष, जहाँ पर तीनों भुजाएं आकर मिलेंगी उसे हम शीर्ष कहेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष भी है, जिसे हमने गिना तो 8 आए। उसके बाद इसमें दूसरे की बात करें तो इसमें क्या है, फलकों की संख्या भी होती है, तो फलक क्या होते हैं, तो फलक मतलब होते हैं सतह, तो इसमें कितनी सतह हैं, तो देखिए एक ऊपर है, एक नीचे है, एक दाएं है तो दूसरी बाएं, और एक आगे है तो एक पीछे, मतलब टोटल हो गई कितनी, 6, फलकों की संख्या एफ की संख्या आ गई 6। और किनारे, किनारे मतलब उसके कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 12, टोटल हुई 12। जब हम वर्टेक्स और फेसेस को जोड़ते हैं और इसमें से हम एजेस को घटा देते हैं, जिसे हम किनारे कहते हैं, देखिए इन दोनों का योग तो कितना हुआ, 14, 14 में से 2 जाए 12 जाएंगे तो यहाँ पे 2 बचा। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया घन का, एक घनाभ में भी होता है और प्रत्येक ठोस आकृति में होता है, मतलब v प्लस एफ या फिर एफ प्लस भी में से किसको घटाना, ई को घटाना है, तो ई को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शिवम की मासिक आय कितनी दी है,
1,60,000 इसका 16% अपने घर के किराए में खर्च कर देता है और शेष का 50% अन्य मदों पे खर्च कर देता है। तो ये बताना उसकी मासिक बचत कितनी होगी। बचत मतलब खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे इसके। तो इसके पास टोटल है 1,60,000। तो 1,60,000 को लिख लेते हैं हम। 1,60,000 में से इसने क्या किया, 16% खर्च कर दिया। तो 16% खर्च कर दिया तो हमने पहले भी अभी क्वेश्चन किया है, तो 100% को मान के चलेंगे टोटल राशि। तो टोटल राशि में से इसने 16% खर्च कर दिया, तो इसके पास कितना बचा, 84% बचा। तो 84% का यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, ये 84% बचा। फिर इसने क्या किया कि 50% और खर्च किया शेष का, तो शेष तो यही राशि है। शेष का 50% खर्च किया तो टोटल होता है 100%। 100 में से 50 खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा, 50 ही बचा होगा। तो इसका भी हम क्या निकाल देंगे, 50%। और जब हम प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा, 100। तो एक प्रतिशत का साइन हटा तो बटे में आए 100। 2 बार 100 आएंगे तो 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे बचा 16 गुणा 84 गुणा 50। अब इन सभी का आप गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 67,200। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्रमांक 36, रोशन ने 2 किस्मों के सेब, लाल सेब और हरे सेब के कुल 48 सेब खरीदे। मतलब लाल भी हैं जिसमें और हरे भी हैं। तो लाल सेब और हरे सेब की टोटल संख्या कितनी दी हुई है, 48। फिर आगे बोलता है उसने हरे सेब की तुलना में, मतलब हरे सेब हैं की तुलना में 2 गुने लाल सेब खरीदे। मतलब 1 H है तो उसने 2 L खरीदे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझेंगे, इन दोनों को मैं बराबर करना चाह रहा हूँ। ये बराबर होंगे, ये कभी बराबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो 1 है और ये दुगने हैं। अगर मान लीजिए ये 10 खरीदे तो इसने इधर 20 खरीदे, और इधर इसने 40 खरीदे तो इसने कितने खरीदे, 80। तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अब बराबर नहीं हो सकते तो इसमें क्या करेंगे, जो इसने खरीदा है उसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, और 80 में 2 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम ये रखेंगे, H बराबर 2L नहीं रखेंगे। ये उसने खरीदे हैं, लेकिन जब हम बराबर करते हैं तो H बराबर आएगा L/2। तो L/2 रखेंगे H की जगह, तो ये L प्लस H की जगह क्या रखेंगे, L/2 बराबर हो जाएगा 48। अच्छा, L ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उसमें पूछ रखा है कि लाल सेब कितने खरीदे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो L के बटे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, एलसीएम आया 2। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार 2 का गुणा L में करेंगे तो 2L प्लस इसके हर में 2 ही है तो यहाँ पे L अकेला बचेगा बराबर 48। अब वो L और एक L मिलकर 3L हो जाएंगे, और बटे का 2 बराबर 48। अब भाग की जो वैल्यू होती है इधर गुणा में जाएगी, 3L बराबर 48 गुणा 2 हो जाएगा। और L की वैल्यू निकालेंगे तो 48 गुणा 2 बटे में कितना जाएगा, 3। भाग देंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचा, तो 6 18 होते हैं, तो 16 गुणा 2, और 16 गुणा 2 करेंगे तो कितने आएंगे, 32। तो लाल सेब उसने 32 खरीदे, टोटल कितने हैं 48, बचे हुए क्या होंगे, हरे सेब। तो आंसर नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दी गई सूचियों में से किसमें संख्याओं को बड़े से छोटे की क्रमबद्ध किया गया है। तो बड़े से छोटे, देखिए संख्याएं तो सभी में सेम है, तो इसमें कौन कौन सी हैं, 0.4, 0.43, 0.444 और 0.355। इसमें बोला है कि बड़े से छोटा, मतलब सबसे पहले बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये देखिए 0.444 है। सबसे पहले आएगा 0.444। तो सबसे ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा है, देखिए पहले नंबर पे 0.355 है, 0.43 है, 0.4 है, लेकिन ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में ही 0.444 है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, एक कपड़े का थोक व्यापारी है जिसने 84 सेट कितने रुपए की दर से खरीदी हैं, 1,425 प्रति सेट। मतलब एक सेट, यहाँ पे प्रति लिखा हुआ है या फिर दर लिखा हो तो वो उसका मतलब है कि प्रति एक की बात कर रहा है। तो एक सेट
1425 रुपये में खरीदी और उसने क्या किया, 1575 रुपये में बेच दी, तो इसने कितने रुपए का लाभ हुआ? तो देखिए यहाँ पे 1575 रुपये की तो इसने बेची है, खरीदी कितने की थी, 1425 रुपये का। कितने रुपए का लाभ हुआ तो घटा देंगे, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेंगे और 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। मतलब 150 रुपये का लाभ हुआ एक शर्ट पे। लेकिन कितनी शर्टें हैं, टोटल 84 शर्ट हैं, तो 84 का गुणा कर देंगे और जब हम गुणा करेंगे तो ये 0 तो 0 आना ही है, 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 15 चौको 60 की 0 हासिल आ जाएगी कितनी, 6 और 15 अट्ठे 120, 120 और 6 जोड़ेंगे तो 126। तो आंसर नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, गौरांग ने 2 केजी 280 ग्राम सेब खरीदे, फिर केले खरीदे, फिर अंगूर, फिर संतरे। तो देखिए थोड़ा समझेंगे किलोग्राम और ग्राम में क्या अंतर है। बड़ा होता है किलोग्राम और छोटा होता है ग्राम। तो यहाँ पे लिखा है 2 किलोग्राम और 280 ग्राम खरीदे, तो मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा। तो किलोग्राम में जब कन्वर्ट करूंगा तो दो तो आपके किलोग्राम कंप्लीट है, लेकिन 280 ग्राम आपके ग्राम में है, तो 2.280 ये अब ग्राम में ना होकर किस में होगा कन्वर्ट, किलोग्राम में। इसी तरीके से 375 ग्राम केले खरीदे हैं, तो 3 किलो पूरे हैं, 3 किलो तो पूरे हैं, दशमलव आ जाएगा 375 ग्राम। डेसिमल वाले हम प्लस कर रहे हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। और 225 ग्राम की बात है तो 0 किलोग्राम होगा और दशमलव में कितना आ जाएगा, 225 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कन्वर्ट होते जा रहे हैं सारी की सारी वैल्यू। और इधर क्या दिया है, 5 किलोग्राम और 385 ग्राम, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। इन सभी को जोड़ देंगे क्योंकि टोटल वैल्यू पूछी है, 5 10 15, 15 की 5 हासिल कितनी आई, 1। अब यहाँ जो देखेंगे 8 और 2 10 हुए, 7 17 और 1 18, 18 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 26 आएगा, 26 की 6 हासिल आएगी 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 की हासिल आएगी 2, हासिल कितनी, सॉरी 12 की 2 हासिल आएगी 1। तो यहाँ पे 5 3 8 9 10 और 1 11, तो आंसर आया 11.265 ग्राम। तो आंसर नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, संख्याएं 20 तथा 25 के स्थित मध्य परिमेय संख्याएं। और हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि दो संख्याएं हो, कोई सी भी हो, उनके बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे भी यही पूछा है कि कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं के बीच में अनंत होती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने ए मैथ का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ मंथली प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो उसको भी हम जल्द से जल्द सॉल्व करके इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो वो वीडियो आपको प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। यदि किसी प्रकार का आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपका उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, टेक केयर।